Hello to all my learners present over here. Welcome to the channel. In this video lecture, we are going to solve MA Semester 4 Sociology paper. Title is Social Movement in India. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कानपुर यूनिवर्सिटी के MA 4th सेमेस्टर के सोशोलॉजी के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ये आपका सोशल मूवमेंट इन इंडिया का पेपर है। इसके कुछ क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो पार्ट वाइज आपको चैनल पे मिल जाएंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी उसका आपका अपडेट किया जा चुका है, तो वो आप देख सकते हैं। उसके आगे के क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में एक क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था। इसमें आपको प्रधानमंत्री रोजगार योजना के बारे में पूछा था और मैंने बाय डिफ़ॉल्ट गलती से उसका बाय मिस्टेक 2011 आपको बता दिया था। इसका राइट आंसर होगा 1993। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, तो इसे आप करेक्ट कर लेंगे। अब आगे से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो बेसिकली हमें यहाँ से 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। चिपको मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। चिपको आंदोलन जो है वो कब चलाया गया था? तो चिपको मूवमेंट जो है वो आपका 1973 के टाइम पीरियड को बताता है और इसमें ऑप्शंस आपको 1973, 70, 83, 99 दिया हुआ है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज दलित पैंथर्स फाउंडर? दलित पैंथर्स की स्थापना कब की गई थी? दलित पैंथर्स की स्थापना कब की गई थी ये पूछा है। 1972, 1980, 1970, 1983। इसका करेक्ट आंसर है आपका 1972, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैक्चुअल है, इस पे कुछ भी नहीं हो सकता है। जो ईयर है वो वही रहेगा, तो आपको एज इट इज़ वही लर्न करना है। और एक बार आप इसे क्रॉस वेरीफाई भी कर लें ऑनलाइन कि कई कई बार ऐसा होता है कि बाय मिस्टेक आप कुछ बता देते हो, तो हर चीज़ हर समय आपके दिमाग में नहीं होती, तो आप इसे एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट? भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा कब की थी? भारत सरकार ने राष्ट्रीय नीति की घोषणा स्पेसिफिकली यहाँ पे बोला गया है महिला सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भारत सरकार ने कब ऐसा किया? ऑप्शन है आपका 2003, 2005, 2001 एंड 2002। इसका करेक्ट आंसर है आपका 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शंस हैं आपके कार्ल मार्क्स, मैकाइवर, रिजले और फ्रेजर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये नन ऑफ दीज आप जानते हैं, नन अदर देन आपके कार्ल मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स जो हैं वो आपके क्लास स्ट्रगल की थ्योरी देते हैं। वो दो क्लास बताते हैं आपके, बुर्जुआसीज और प्रोलेटरिएट, बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग, और उसमें वो बताते हैं कि उनमें संघर्ष चलता रहता है। उसकी पूरी डिटेल थ्योरी दी है, डायलेक्टिक पर्सपेक्टिव से, मैक्सिकन पर्सपेक्टिव से उसकी स्टडी की है बहुत डिटेल में, तो आप उसको पढ़ लेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं ये, और कार्ल मार्क्स तो आप छोड़ ही नहीं सकते उसको अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द पीजेंट मूवमेंट दैट स्टार्टेड इन द लेट 19th सेंचुरी इन पंजाब? पंजाब में 19वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये आपसे पूछा है। ऑप्शन है आपका लाला लाजपत राय, सरदार अजीत सिंह, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पंजाब में जो 19वीं शताब्दी के अंत में किसान आंदोलन का नेतृत्व हुआ था, तो वो आपके इन दोनों लोगों ने ही किया था, लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह दोनों ने किया था, तो बोथ ऑफ द अबव आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज एन ऑब्स्टिकल टू नेशनल यूनिटी इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन से कारक जो हैं वो राष्ट्रीय एकता में बाधक हैं? जो आपकी राष्ट्रीय एकता होती है, जो हमारा नेशनल यूनिटी है, इंटीग्रेशन है, उसमें कौन से तत्व जो हैं वो बाधा पहुंचाते हैं? कौन से तत्व जो हैं कहीं ना कहीं एकता को उतना
इफ़िशिएंटली वर्क नहीं करने देते, उतना एकता को नहीं बने रहने देना चाहते। तो वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं? ऑप्शन है आपका कास्टिसिज़्म, रीजनलिज़्म और फैंटिसिज़्म, यानी कि जातिवाद, क्षेत्रवाद और धर्मांधता। तो ऑप्शन लास्ट है आपका ऑल ऑफ दीज़ या फिर इनमें से सभी। तो अगर आप देखें तो राष्ट्रीय एकता में कहीं न कहीं जातिवाद जो है वो बाधक है। लोग अपनी पर्टिकुलर जाति के लिए लोग उतना ज़्यादा इंटीग्रिटी में नहीं रहते। तो क्षेत्रवाद, धर्मांधता ये सारी ही चीज़ें आती हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पोस्ट मॉडर्न कल्चर इज़ व्हाट काइंड ऑफ फिनोमेना बेस्ड ऑन साइंटिफिक चॉइस कपल्ड विद यूनिवर्सल मीडिया? उत्तर आधुनिक संस्कृति बहुव्यापी संचार माध्यमों से युक्त वैज्ञानिक पसंदगी पर आधारित एक कैसी घटना है? तो उत्तर आधुनिक संस्कृति जो है वो बहुव्यापी संचार माध्यमों से कहीं युक्त है और वैज्ञानिक पसंदगी के आधार पर किस तरीके की घटना है ये आपको बताना है। ये नवीन घटना है, प्राचीन है, आधुनिक है या उत्तर आधुनिक है? तो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं न्यू, एंशिएंट, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा न्यू। ये नवीन घटना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोशल प्रोग्रेस इज द चेंजेस इन द सोशल स्ट्रक्चर दैट लिबरेट ह्यूमन एक्टिविटीज प्रोवाइड इंस्पिरेशन कन्विंस एंड ऑर्गेनाइज देम हुज टर्म इज दिस? सामाजिक प्रगति जो है वो सामाजिक ढांचे में वे परिवर्तन है जो कि मानवीय कार्यों को मुक्त करें, प्रेरणा और सुविधा प्रदान करें और उसे संगठित करें। ये शब्द जो हैं वो किसके हैं? तो ऑप्शन है आपका लेस्टर वर्ड और ऑकबर्न निमकॉफ, हर्बर्ट स्पेंसर और हॉर्नेल हार्ट। तो ये जो स्टेटमेंट है पर्टिकुलरली कि सोशल प्रोग्रेस इज द चेंजेस इन द सोशल स्ट्रक्चर दैट लिबरेट ह्यूमन एक्टिविटीज प्रोवाइड इंस्पिरेशन कन्वीनियंस एंड ऑर्गेनाइज देम, ये कौन बताता है? तो इनमें से कौन सा थिंकर है आपसे पूछा है। तो ये जो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका हॉर्नेल हार्ट। तो ये डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्रेस मीन्स चेंज फॉर बेटर हैंस प्रोग्रेस हैज़ वैल्यू हु सेड दिस? प्रगति का अर्थ होता है अच्छाई के लिए परिवर्तन और इसलिए प्रगति में मूल्य निर्धारण होता है। ये कथन किसका है? प्रगति का क्या मतलब है? प्रगति का मतलब होता है कोई भी जो चेंज हो रहा है वो कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा है आपका, तो उसे आप प्रगति कहेंगे। और इसलिए प्रगति का कहीं ना कहीं हम उसको वैल्यू पे या मूल्यों का उसका निर्धारण करते हैं। ये कथन कौन कहता है? ऑप्शन है आपका हर्बर्ट स्पेंसर, हॉर्नेल हॉर्ट, ऑकबर्न निमकॉफ और लेस्टर वॉर्ड। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑकबर्न और निमकॉफ का स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्रेस इज दैट विच इंक्रीज ह्यूमन हैप्पीनेस हु हैज़ गिवन दिस डेफिनेशन? प्रगति वह है जो मानवीय सुख की वृद्धि करती है, ये परिभाषा किसने दी है? प्रगति जो है, प्रोग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं आपका ह्यूमन हैप्पीनेस या मानवीय सुख में वृद्धि करती है, ऐसा कौन कह रहा था? देखिए ये जो स्टेटमेंट होते हैं यहाँ पर आप जो कीवर्ड होते हैं उन्हें हाईलाइट करते हैं, उन्हें फिर लर्न करते हैं। अब जैसे इसमें जो 59वां क्वेश्चन हमने देखा तो अच्छाई के लिए परिवर्तन किसने बताया और उसको मूल्य निर्धारण के लिए किसने बताया, ऐसे याद कर लेंगे। और जो 60 क्वेश्चन है इसमें आप बात करेंगे कि ह्यूमन हैप्पीनेस की बात की गई है, ये इसका कीवर्ड होगा। मानवीय सुख की बात कर रहे हैं तो वो किसने कहा है, ऐसे करके आपको लर्न करना होता है। तो जो 60 क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन थे, इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा लेस्टर वर्ड। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल चेंज इन इट्स ओरिजिनल सेंस मीन्स स्ट्रक्चरल चेंज। मूल अर्थों में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ संरचनात्मक परिवर्तन है। अगर हम जो सोशल चेंज होता है यानी कि सामाजिक परिवर्तन होता है उसका मूल अर्थ देखें तो ये किस में परिवर्तन है, ऐसा कहा गया है आपसे। ऑप्शन है आपका एच.एम. जॉनसन, नेक्स्ट है आपका विल्बर्ट मूर, गिलिन, मैकाइवर और पेज। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एच.एम. जॉनसन। एच.एम. जॉनसन कहते हैं कि मूल अर्थ में अगर हम देखें तो सामाजिक परिवर्तन मतलब संरचना में परिवर्तन है या संरचनात्मक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल चेंज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटी?
सामाजिक परिवर्तन निम्न में से कौन सी समाज की विशेषता है? सामाजिक परिवर्तन जो है वो निम्न में से किस समाज की विशेषता है, ये आपसे पूछा है। तो ऑप्शन है आपका प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक, आधुनिक, उपरोक्त सभी। तो ये प्री हिस्टोरिक पीरियड है, हिस्टोरिकल पीरियड है, मॉडर्न है, ऑल ऑफ द अबव है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो मॉडर्न होगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आधुनिक जो हमारा समाज है उसकी सामाजिक परिवर्तन जो है वो विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल चेंज? निम्न में से कौन सी सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो सामाजिक परिवर्तन होते हैं उसमें से कौन सी जो है वो सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है आपका वर्ल्ड वाइड यानी कि विश्वव्यापी, कम्युनिटी चेंज सामुदायिक परिवर्तन, परमानेंट कंसेप्ट स्थायी अवधारणा, और लास्ट है आपका अनसर्टेन प्रिडिक्शन यानी कि अनिश्चित भविष्यवाणी। तो इसमें से अगर हम देखें तो सामाजिक परिवर्तन वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट है। ऐसा नहीं है कि सामाजिक परिवर्तन एक समाज में हो रहा है दूसरे में नहीं हो रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं कम्युनिटी चेंज भी होता है, सामुदायिक परिवर्तन भी होता है, और ये एक अनसर्टेन प्रोडिक्शन है, कहीं ना कहीं अनिश्चित है कितना होगा कब कितना, तो ये भी आप अनिश्चित कह सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट कंसेप्ट नहीं है। तो 63 में जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सोशल चेंज की विशेषता ये नहीं है कि एक परमानेंट कंसेप्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्कॉलर हैज़ डिस्क्राइब्ड संस्कृति एज द सीक्रेट से ऑफ लाइफ? किस विद्वान ने जीवन के स्वीकृत तरीकों को संस्कृति की संज्ञा दी है? कौन सा विद्वान है जो आपके जीवन के स्वीकृत तरीके हैं उनको संस्कृति की संज्ञा देता है? ऑप्शन है आपका स्पेंसर, डर्कहाइम, हॉबहाउस और मेलिनोवस्की। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी। मेलिनोवस्की जो है वो आपके जीवन के जो स्वीकृत तरीके हैं उनको संस्कृति की संज्ञा देते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिनेटर ऑफ एवोल्यूशनरी थ्योरी? Who among of the following is the originator of evolutionary theory? निम्नलिखित में से उद्विकासीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन है आपके हर्बर्ट स्पेंसर, कोजर, स्पेंगलर और पैरेटो। तो जहाँ बात आती है एवोल्यूशनरी थ्योरी की तो वहाँ हम हर्बर्ट स्पेंसर की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among of the following is the originator of cyclical theory? चक्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? चक्रीय सिद्धांत जो है वो किसने दिया है, यहाँ पे उसके प्रवर्तक पूछे गए हैं। ऑप्शन है आपका हर्बर्ट स्पेंसर, पैरेटो, स्पेंगलर, कोजर। सेम ऑप्शंस है आपके ऊपर भी वही थे। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका 66 का वो है आपका पैरेटो। पैरेटो साइक्लिकल थ्योरी के ओरिजिनेटर और साइक्लिकल थ्योरी को फॉलोवर थे, तो 66 में बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक इज रिटन बाय होम? सोशल और कल्चरल डायनेमिक जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन है आपका हर्बर्ट स्पेंसर, स्पेंगलर, सोरोकिन, पैरेटो। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक जो बुक है वो सोरोकिन की बुक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और यहाँ पे हम इन तीनों की बुक भी लर्न करेंगे क्योंकि ये तीनों ऑप्शन जो है ये दिए हुए हैं, जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर भी अपने आप में इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, इनकी थ्योरी ही यहाँ पे देखिए पूछी गई है, लेकिन तो आप इनकी बुक भी लर्न कर लेंगे, आप स्पेंगलर की बुक देख लेंगे, आप पैरेटो की बुक देख लेंगे, माइंड एंड सोसाइटी है पैरेटो ने लिखी, तो ये बुक्स आप लर्न कर लेंगे इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया इज रिटन बाय होम? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया जो बुक है वो किसने लिखी है? ऑप्शन है आपके एम एन श्रीनिवास, डेविड लर्नर, वी कुप्पस्वामी और एटलस। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है एम एन श्रीनिवास, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसमें। तो इनकी एम एन श्रीनिवास जो है इंडियन थिंकर है, इनकी आप बुक और दूसरी बुक्स को भी लर्न कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर जो भी थिंकर होता है उसकी दूसरी बुक, क्योंकि हो सकता है कि इस बार ये बुक पूछी गई, कई नेक्स्ट ईयर में वही उसी थिंकर की दूसरी बुक पूछ दी जाए या उसका दूसरा कोई कंसेप्ट पूछ दिया जाए, तो ऐसे भी क्वेश्चंस जो हैं वो फ्रेम होते हैं। तो एम एन श्रीनिवास की दूसरी बुक्स भी आप लर्न कर लेंगे इसके अलावा जो हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो ऑप्शन है आपके स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय और केशव चंद्र सेठ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका राजा राम मोहन रॉय होगा। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन सी करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स करेक्टली एक्सप्रेस द नेचर ऑफ वेस्टर्नाइजेशन? निम्न में से कौन सा पद पश्चिमीकरण की प्रकृति को सही रूप में अभिव्यक्त करता है? पश्चिमीकरण की प्रकृति को सही रूप में कौन सा टर्म जो है वो अभिव्यक्त करता है? अ, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इट इज़ अ मॉडर्न कंसेप्ट, इट इज़ अ नेचुरल कंसेप्ट, इट इज़ इंडिविजुअलिस्टिक कंसेप्ट और इट इज़ अ वैल्यूलेस कंसेप्ट। आधुनिक अवधारणा है, तटस्थ अवधारणा है, व्यक्तिवादी अवधारणा है और मूल्य रहित अवधारणा है। तो इसमें करेक्ट क्या होगा? तो ये जो पश्चिमीकरण जो है वो आपकी एक तटस्थ अवधारणा है, एक नेचुरल कंसेप्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक दास कैपिटल? दास कैपिटल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और इस पुस्तक के लेखक कौन है आपसे पूछा है। मार्क्स, लेनिन, वेबर और डर्कहाइम। तो ये आपके मार्क्स की बुक है दास कैपिटल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मार्क्स गिव मोर इम्पोर्टेंस टू इन सोशल लाइफ? मार्क्स सामाजिक जीवन में किस चीज़ को अधिक महत्व देते हैं? मार्क्स जो हैं वो सामाजिक जीवन में किस चीज़ को अधिक महत्व देते हैं? कोलैबोरेशन, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, नन कोलैबोरेशन। सहयोग को, प्रतिस्पर्धा को और संघर्ष को या असहयोग को? तो नॉन कोलैबोरेशन कर लेंगे। नन नहीं होगा, नॉन होगा। तो इसमें जो है वो आप जानते हैं कि वो संघर्ष की बात करते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी है उन्होंने। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइज ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म इज? संरचनावाद का उदय माना जाता है। संरचनावाद का उदय माना जाता है। ऑप्शन है आपका अमेरिका, इंडिया, फ्रांस, ब्रिटेन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका फ्रांस। संरचनावाद का उदय फ्रांस से माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में भी समायोजन की विधि हो सकती है। ऑब्लिगेशन, कन्वर्जन, एग्रीमेंट, ऑल ऑफ दीज। समायोजन में क्या चीज़ जो है वो करेक्ट हो सकती है? बाध्यता, रूपांतरण, समझौता। तो इसमें ऑल ऑफ दीज होगा। ये सभी चीज़ें आती हैं समायोजन की विधियों में। डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोशियोलॉजी इज अ साइंस बिकॉज इट स्टडीज सोसाइटी? समाजशास्त्र जो है वो विज्ञान है क्योंकि वह समाज का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र विज्ञान है क्योंकि वह समाज का अध्ययन करता है। ऑप्शन है आपका साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक अप्रोच, बोथ आर राइट, बोथ आर रॉन्ग। तो इसमें जो है ये एक साइंटिफिक अप्रोच है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। सोशियोलॉजी इज अ साइंस क्योंकि ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है, ये एक साइंटिफिक अप्रोच रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द लेबर यूनियन मूवमेंट वर? भारत में श्रमिक संघ आंदोलन की कमियां थीं। भारत में जो श्रमिक संघ आंदोलन थे उनकी क्या क्या कमियां थी पूछा है आपसे। तो इसमें जो है लैक ऑफ यूनिटी यानी कि एकता का अभाव था। लिमिटेड मेंबरशिप यानी कि सीमित सदस्यता थी। माइग्रेटरी नेचर था, प्रवासी प्रकृति थी, या फिर ऑल ऑफ द अबव सभी थे। तो श्रमिक आंदोलन, संघ के जो आंदोलन होते थे कहीं ना कहीं उनमें एकता का अभाव रहता था। लोग जो श्रमिक थे वो सब एक साथ नहीं होते थे, कुछ कुछ कह रहे होते थे, कुछ कुछ कह रहे होते, तो इस तरीके की चीज़ें थी। उसके अलावा जो उनकी मेंबरशिप थी वो कहीं ना कहीं लिमिटेड थी। और श्रमिक जो थे वो एक जगह नहीं रहते थे, प्रवासी होते थे। यहाँ रह रहे हैं फिर वो दूसरी जगह पे शिफ्ट करते थे। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ऑल ऑफ दीज होगा इसमें, डी करेक्ट होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें और आप ऐसे ही पढ़ते रहें, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।
और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो आपके फ्रेंड्स और जो लोग भी सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, बीए, एमए, पीजीटी, नेट, किसी के भी स्टूडेंट हैं सोशियोलॉजी को पढ़ रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये लेक्चर्स हैं, वो उसके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आप उनसे ज़रूर से शेयर कीजिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।